हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर जो है कि चैप्टर 6 बेरुखी मोक्ष राजवंश। ईशानी की प्रेजेंस उसे सबसे अलग बना रही थी। वे पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। पहले उसके चेहरे पर जो मासूमियत रहती थी अब कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। अब उसके चेहरे पर एक कोल्डनेस थी जिसे वे अपने दादा दादी के सामने छुपा रही थी। वे अब कहीं नहीं थी। अब उसके चेहरे पर एक कोल्डनेस थी जिसे वे अपने दादा दादी के सामने छुपा रही थी। उसके आसपास एक ऑरा बहुत पावरफुल था। ऐसे लग रहा था जैसे उसके आसपास एक इनविजिबल दीवार है जिसे उसकी परमिशन के बिना कोई पार नहीं कर सकता। तभी दादी माँ उनके पास आकर बोली, जाओ बेटा, फ्रेश हो जाओ। तुम्हारे दादाजी ने खुद तुम्हारे लिए रूम सेलेक्ट करके रेडी करवाया है। तभी पीछे से नकुल आते हुए बोला, मैम, यह आपका बैग। तभी दादाजी, जाओ इसके रूम में रख दो। फिर एक बटलर नकुल को अपने साथ ले गया। उसके साथ में बस एक ही लगेज था, पर वे जानता था इसे लगेज के में कुछ इम्पोर्टेंट सामान है, इसीलिए वे खुद ही उसे रूम में रखना चाहता था। तभी आरती जी आगे आकर बोली, तुम कैसी हो? उनके सवाल सुनकर भी ईशानी ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपने दादा दादी जी से बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, क्या मैं अपने रूम में जाऊँ? इससे पहले कि दादाजी या दादी माँ कुछ बोलते, प्रिया उसके पास आकर बोली, ईशानी, तुम मॉम को इग्नोर क्यों कर रही हो? उन्हें बस तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए वे तुम्हें कुछ पूछ रही हैं। वे तुम्हें जवाब क्यों नहीं दे रही हो? यह सब वे ऐसे बोल रही थी जैसे उसे आरती जी के लिए कितना बुरा लग रहा है। उसकी बात सुनकर ईशानी उसकी तरफ मुड़ गई और उसका चेहरा इस वक्त कोल्ड था। उसने अपनी सख्त आवाज़ में बोला, मिस प्रिया, अच्छा होगा कि आप मुझसे दूर रहें और मेरे मैटर में बोलने की कोशिश ना करें। फिर अपने दादाजी और दादी माँ की तरफ देखकर बोली, मैं अपने रूम में फ्रेश होने जा रही हूँ। इतना कहकर जिस रूम की तरफ नकुल गया उसी रूम की तरफ वह बढ़ गई। वहीं ईशानी की बिहेवियर और टोन से सब शॉक में थे। जब ईशानी यहाँ थी तब वह हमेशा उनसे अच्छे से बात करती थी, चाहे कोई कुछ भी कहे वे बस हंस के टाल दिया करती थी। किसी से ऊंची आवाज़ में बात करना तो दूर, वह पलटकर जवाब तक नहीं देती थी। चारों भाई एक दूसरे को देख रहे थे। उनके दिलों में टीस सी उठ रही थी। वे बहन जो उनके पीछे पीछे भाई भाई कहकर भागती थी, वे अब जैसे कहीं खो गई थी। वहीं प्रिया भी शॉक थी। उससे उम्मीद नहीं थी कि ईशानी इतनी बदल गई होगी। उसे तो लगा इस बार भी वो ईशानी को अपने जाल में फंसा कर बाहर फेंक देगी। फिर मन में सोचती है, लगता है बाहर रहकर इसके पर निकल आए हैं। पर कोई बात नहीं, कुछ दिन में इसका हाल पहले जैसा ही कर दूंगी। वहीं ईशानी रूम में पहुंचकर नकुल से बोली, तुम जाओ फ्लैट में ही रुकना और यहाँ की बेस्ट सिक्योरिटी बढ़ा दो। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम यहाँ के काम देखो। ओके बॉस। थोड़ी देर में नकुल वहाँ से चला गया। ईशानी फ्रेश होकर नीचे दादा दादी के पास चली गई। सब डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। ईशानी भी अपने दादा दादी के पास ही बैठी थी। सर्वेंट सबको खाना सर्व करने लगा। आज दादी माँ ने नौकर से कहकर ईशानी के फेवरेट डिश तैयार करवाए थे। ईशानी को पता था कि ये सब उसके दादी ही माँ का काम है, इसीलिए उसने अपनी दादी माँ की तरफ देखकर स्माइल करके बोली, थैंक यू दादी माँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है जो तुम्हें मुझे थैंक यू कर रही हो? अगर मैं अपनी इकलौती पोती के लिए ये सब नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? तभी प्रिया जो गुस्से में थी अपने गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए मासूम बनते हुए बोले, दादी माँ, क्या मैं आपकी पोती नहीं हूँ? पर दादी माँ ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। खुद को इतनी इंसल्ट होता देख प्रिया के मन में ईशानी के लिए गुस्सा और नफरत और भी बढ़ गया। तभी दादाजी बोले, क्या सारा प्यार सिर्फ अपने दादी माँ के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं? हम भी तो अपनी प्यारी पोती से कितना मिस कर रहे थे। उनकी बात सुनकर ईशानी के
फेस पर एक लंबी मुस्कान आएगी। मैंने भी आप दोनों को बहुत याद किया। दादाजी, दादी माँ, नहीं, सुकेत जी, आरती जी और उसके चारों भाई उसे इन इनकी बातें सुन रहे थे और उनके मन में बस यही चल रहा था कि क्या ईशानी उनके कभी याद नहीं किया। वहीं समर और दर्शित की आंखों नम हो गई। वे सब तो अपनी बहन को यादों में भी नहीं है। वैसे भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि ईशानी उन्हें याद रखे। तभी ईशानी का फ़ोन रिंग। कॉलर आईडी देखकर जिस पर देख कर उसने कॉल रिसीव किया। यहाँ से उठकर जाना ही वाली थी कि दादी जी ने उसे रोक दिया। खाने के वक्त उठकर नहीं जाना चाहिए, तुम यहीं बैठ कर बात कर लो मेरी बच्ची। उनकी बात सुनकर ईशानी वहीं बैठ गई। उसने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया और खाना खाने लगी। तभी उधर से एक नाराज़ आवाज़ आई, तुम यहाँ से मुंबई चली गई और अपने पापा को बताना ज़रूरी नहीं समझा। उनकी बात सुन ईशानी की आंखों में नरमी आ गई। सॉरी पापा, आप मीटिंग के लिए चले गए थे, मैं जल्दी में आपको बताना भूल गई। तभी उधर से एक औरत की आवाज़ आई, ईशु बेटा, तुम अपने पापा की बातों पर ध्यान मत दो। तुम सब सेफली पहुंच गई हो ना बेटा? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आने में कोई भी परेशानी नहीं हुई, ईशानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और हाँ, अपना ध्यान रखना, नहीं तो अगर तुम्हें एक खरोच भी आई और तुम्हें अरे पापा ने ये सुन लिया तो अगले पल तुम्हारे पापा वहाँ अपने गार्ड्स और प्राइवेट जेट भेज देंगे तुम्हें लेने के लिए। उनकी बात सुनकर ईशानी को हंसी आ गई तो वो बोली, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। हाँ, ऐसे भी तुम्हारे प्यारे दादाजी ने तो तुम्हारे पीछे अपने गार्ड्स लगा रखे हैं, इसीलिए मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद ईशानी ने फ़ोन रख दिया और चुपचाप खाने लगी। वहीं किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी किससे बात कर रही थी और उन्हें माँ पापा क्यों कह रही थी। वहीं ईशानी के मुंह से किसी और के लिए माँ पापा सुनकर सुकेत जी और आरती जी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर दादाजी और दादी माँ शौक नहीं थे, क्योंकि वे जान गए थे कि ये ज़रूर ईशानी के दोस्त के नंदिनी के पेरेंट्स होंगे, क्योंकि ईशानी उन्हें ही माँ पापा बुलाती थी। तभी दर्शित बोला, तुम इतने सालों तक कहाँ थी? तुमने किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? उसके सवाल सुनकर ईशानी ने बिना देखे बोला, मैं कहाँ थी, मेरे अपनों को पता है, इसीलिए आपको मेरी इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं मिस्टर मेहरा। ईशानी की बात सुनकर दर्शित का मन भारी हो गया। उसके बहन अब उसे भाई की जगह मिस्टर मेहरा बुला रही थी। उसे याद आया कैसे ईशानी उसके आगे पीछे गुनगुन कर भाई भाई कहकर बुलाती थी, पर वह हमेशा इग्नोर कर देता था। यह सब सोचकर उसकी आंखें नम हो गई। तभी सुकेत जी थोड़े गुस्से से बोले, अपने भाई से ऐसे बात करते हैं? उनकी बात सुनकर ईशानी की आंखें और सर्द हो गई। उसने उनकी तरफ एक नज़र देखते हुए बोली, मिस्टर मेहरा, मैं यहाँ सिर्फ अपने दादा और दादी की वजह से आई हूँ, इसीलिए अच्छा होगा कि अगर आप अपनी बातों अपने तक ही रखें। जब मैं यहाँ से गई थी, अपने दादा दादी को छोड़कर बाकी सब मैंने अपने रिश्ते तोड़ दिए थे। फिर वह अपने दादा दादी की तरफ देखकर बोली, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। उसके दादाजी और दादी माँ भी हाँ बोल दी तो वह ऊपर की तरफ चली गई। तभी प्रिया मौका देखकर उदास होने का नाटक करते हुए बोली, मुझे लगता है ईशानी मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं। आखिरकार इतने सालों तक मैंने उसकी जगह लिया है। उसकी बात सुनकर समीर बोला, उसने तुम्हें कुछ नहीं बोला और ना ही उसने तुम्हारा नाम लिया, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबको समझ आ गया था कि अब ईशानी पहले जैसी नहीं रही। उसने खुद को पूरी तरह से बदल दिया है। अब उसके दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। अब उन्हें सबको समझ आ रहा था कि जब कोई अपना आप को इग्नोर करता है तो कैसा लगता है। पर चारों भाइयों ने हार नहीं माना था। उन्हें यकीन था कि ज़रूर एक दिन वो ईशानी को मना लेंगे। तभी दादा जी अपने कड़क आवाज़ में बोले, तुम लोग आगे से उसे परेशान मत करना, उसे यहाँ
शांति से रहने दो। वहीं दूसरी तरफ एक 40 मंजिला बिल्डिंग, जिसके टॉप पर बड़े बड़े अक्षरों में राजवंश कॉरपोरेशन लिखा हुआ था। उसी बिल्डिंग के 14th फ्लोर पर एक केबिन में एक शख्स सीईओ की कुर्सी पर किसी राजा की तरह बैठा था। वह दिखने में किसी ग्रीक गॉड की तरह लग रहा था। उसके काले गहरी आंखें, जो इस वक्त लैपटॉप पर थीं, हल्का बियर्ड, शार्प फीचर, गेहुआ रंग, 6 फीट 1 इंच हाइट। उसे देखकर कोई भी लड़की दीवानी हो जाए। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ तो उस शख्स की गहरी आवाज़ सुनाई दी। जो कम इन बोल रहा था। तभी उसके असिस्टेंट अंदर आया और अपना सिर झुकाकर बोला, बॉस, हमें उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। आपने असिस्टेंट्स की बात सुनकर उस शख्स की इमोशनल आंखों में कुछ पल के लिए चमक आ गई, पर उसने बखूबी से उसे छुपा लिया और अपने असिस्टेंट्स को बोला का इशारा किया अपने और अपने असिस्टेंट को बोलने का इशारा किया तो उसके असिस्टेंट ने बोलना, सर, मैम का नाम ईशानी मेहरा है। वह मेहरा फैमिली की असली बेटी हैं। वे पैदा होते वक्त बदल गई थी और बचपन में एक अनाथ आश्रम में थी। जब 6 साल पहले मेहरा फैमिली को पता चला तो उनके दादाजी रविकांत मेहरा और दादी माँ प्रभा मेहरा उन्हें आश्रम से ले आए, पर उनके घर में कोई उन्हें पसंद नहीं करता था। फिर 4 साल पहले उनके बारे में झूठ बोल कर उन्हें जेल भेज दिया, जहां उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया था। जब उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया था तब उनकी हालत बहुत ख़राब थी। वो 3 दिन तक डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज नहीं दिया था, पर वे यहाँ से दिल्ली चली गईं। 2 दिन बाद जिन ऑफिसर्स ने झूठे केस में उन्हें टॉर्चर किया था, उन पुलिस वाले के खिलाफ बहुत सारे सबूत मीडिया को अकाउंट में जारी कर दिए गए थे और उन्हें जॉब से निकाल कर जेल में भेज दिया गया था। और जिस लड़की ने ये झूठा इल्ज़ाम लगाया था, उनके बिजनेस रातों रात बर्बाद हो गए। पर दिल्ली जाने के बाद इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई उनकी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर रहा है। इतना बोलकर उसने वह फाइल अपने बॉस को दे दिया। सामने बैठा शख्स उसे बाहर जाने का इशारा किया। वह तो तुरंत बाहर चला गया। वहीं वह शख्स फाइल को खोलकर ईशानी की फ़ोटो पर हाथ फेरते हुए बोला, बेबी डॉल, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब तैयार हो जाओ मोक्ष राजवंश की दीवानगी देखने के लिए। 2 सालों से ढूंढ रहा हूँ। अब जब तुम मुझे मिल गई हो तो अब से तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ इस मोक्ष राजवंश की। यह कहते हुए वो डेविल स्माइल करने लगा। उसकी बातों से उसकी जुनूनियत साफ नज़र आ रही थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में।